Hello and welcome to Diya Online Science Academy. This is the second lecture of Chapter 2, Electrostatic Potential and Capacitance. In the first lecture, we had seen that what would be the electrostatic potential due to a point charge. Now in today's lecture, we will be taking a system of charges and a special system also, which comprises of two charges which are having different polarities, and the name of that system is dipole. तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड डाइपोल की वजह से. सो लेट अस फर्स्ट रिकॉल के हमने क्या जो फॉर्मूला था वो डिराइव किया था फॉर अ पॉइंट चार्ज. फॉर अ सिंगल पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V was equals to KQ by R. ये फॉर्मूला था. आई टोल्ड यू के Q जो है उसकी पोलरिटी के अकॉर्डिंगली आपको V जो है वो मिलेगा. सपोज द चार्ज इज पॉजिटिव तो आपको पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा, एंड इफ द चार्ज इज नेगेटिव देन द पोटेंशियल वुड ऑल्सो बी नेगेटिव. अब ये भी चीज बताई थी कि जो चार्ज होगा, मतलब पोटेंशियल जो है वो पोटेंशियल कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, वो स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इन अ सिस्टम, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके आसपास अगर फाइंड करना है तो क्या करते थे हम लोग, वेक्टोरियली एडिशन करते थे, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. बट हियर अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस दी है, बराबर, मतलब कि बहुत सारे चार्जेस दिए और उनकी वजह से कोई एक पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इसमें वेक्टोरियल एडिशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो क्वांटिटी है वो वेक्टर है ही नहीं. बट प्लस एंड माइनस आएगा, वो प्लस एंड माइनस किसकी वजह से आएगा, चार्ज की पोलैरिटी की वजह से, बराबर. तो फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब ऐसी एक सिस्टम देख लेते हैं हम लोग कि लेट्स से there is a charge Q1 over here, Q2 over here, Q3 over here, और ये सारे चार्जेस की वजह से मुझे यहाँ पर एक और चार्ज भी बता दूँ, यहाँ पर Q4 चार्ज. लेट्स से दिस एट दिस P पॉइंट आई वांट टू फाइंड आउट हाउ मच इज द पोटेंशियल. तो मुझे सब की वजह से कितना, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से, सब पोटेंशियल का एडिशन करना पड़ेगा. जो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर करते हैं ना, वही चीज यहां पर करनी पड़ेगी. सो V टोटल ड्यू टू ऑल द 4 चार्जेस इट वुड बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. Now V is KQ by R. R is the distance between the point given where we want to find out the potential and distance of that point from the given charge. तो let's say इनके बीच का डिस्टेंस R1 है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो R2 है, Q3 का डिस्टेंस जो है वो R3 है, और Q4 का जो डिस्टेंस है वो R4 है. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा KQ1 by R1 प्लस KQ2 by R2 प्लस KQ3 by R3 and KQ4 by R4, right? Now suppose this charge Q3 is a negative charge. यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज अगर होता तो इधर मैं माइनस दे देती तो ये बन जाता माइनस, बराबर. लाइकवाइज ओनली यू विल हैव टू डू. अब ये तो सिंपल सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा. पहले खाली ये फॉर्मूला है वो नोट डाउन कर लो, और फिर हम लोग सिस्टम, एक सिस्टम, स्पेशल सिस्टम कौन सी बताई, डाइपोल की सिस्टम. डाइपोल की सिस्टम लेते हैं और उसकी वजह से कोई एक उसके आसपास में स्पेस में एक पॉइंट लेके हाउ मच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट डाइपोल, वो हम लोग फाइंड करते हैं. खाली ये फॉर्मूला लिख लो आप लोग. Now let us take such system which is made up of a dipole. So we will be now calculating the electrostatic potential produced due to that. Electrostatic potential due to a dipole. Now see, this and this
प्लस क्यू माइनस क्यू, और उनकी वजह से कोई एक P पॉइंट, जो पॉइंट P एक मैंने उसके पास में कहीं पर लिया, वहां पर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टोटल कितना बनता है वो फाइंड करना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज ऑफ पॉइंट P इज लेट से R1 एंड डिस्टेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज लेट से R2। इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके मिड पॉइंट से मैंने एक और लाइन ले ली P पॉइंट तक की, एंड डिस्टेंस उसका है सपोज के R जितना। अब यहाँ पर थोड़े ना कंसीडरेशन हमें लेने पड़ेंगे कि, और कंसीडरेशन सही भी है, क्यों ले रहे हैं वो देखते हैं। हम ये लेंगे कि R1 एंड R2 आर पैरेलल टू ईच अदर। अब डायग्राम के अंदर तो ये दिख नहीं रहे हैं कि दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। बट व्हाट हैपन्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस which is making a dipole, उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एंगस्ट्रॉम में होगा, बहुत ही कम डिस्टेंस होगा उसका। एंड यहाँ पर हम लोग जो P पॉइंट ले रहे होंगे वो कुछ सेंटीमीटर्स के अंदर होगा। सो एज कंपेयर टू एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर इज क्वाइट अ लार्ज यूनिट, तो ये बहुत ही कम है। और ये मान लो कि P पॉइंट जो है वो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जैसे कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर हम लोग कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों लाइंस हम लोग पैरेलल कंसीडर कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ये पैरेलल आ जाएगी। सो सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो ये पैरेलल है तो R भी पैरेलल हो गई। तो अगर मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा बोल रही हूं तो ये थीटा यहाँ पर भी बनेगा। एक्चुअली यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों अलग ही दिख रहे हैं, अभी मैंने समझाया वैसे डायग्राम के अंदर नहीं दिखेगा। बट एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस इज क्वाइट लार्ज, हम लोगों को ये पैरेलल लाइंस मिलेगी, और पैरेलल लाइंस के अंदर ये एंगल्स जो है वो सेम आएंगे, थीटा थीटा एंगल्स ही बनेंगे। ओके, सो एट पॉइंट P the electrostatic potential V would be due to charge positive and due to negative. So total would be KQ positive divided by distance of that charge is R1 and K minus Q and it is at distance R2. अब इनमें से कॉमन निकाल लो, KQ कॉमन है, 1/R1 माइनस 1/R2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देके हमने छोड़ दिया। नाउ आवर गोल इज टू फाइंड आउट हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, 1/R1 एंड 1/R2 कितना है वो हम फाइंड करेंगे। वो फाइंड करने के लिए हम लोग जो डायग्राम है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर फोकस करेंगे। ओके, सो R1 जो है वो यहाँ पर अगर सपोज के मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूं R के ऊपर, R डिस्टेंस जो है ना उसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूं तो ये और जहां पर ये परपेंडिकुलर आया दैट डिस्टेंस इज सेम, बराबर, ये डिस्टेंस और यहां तक का डिस्टेंस सेम आएगा। तो मतलब कि R बनाने के लिए इतना सा डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, दैट मच इज एक्स्ट्रा डिस्टेंस एंड दैट वुड गिव मी द टोटल लेंथ LR। तो अगर मुझे इनको R1 को R के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में कुछ लेके फिर उसके अंदर कुछ ऐड कर दूंगी तो बनेगा। तो ज्योमेट्री के ऊपर से ये बनेगा कि R1 स्क्वायर, अगर ये परपेंडिकुलर ही होता, R डिस्टेंस सपोज यहां तक ही होता, ये डिस्टेंस तक होता, तो हम लोग लिखते R स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस जो है ना वो इनके बीच का डिस्टेंस होता है 2a, तो ये हम लोग ले लेंगे a, बराबर। तो a स्क्वायर प्लस इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, बराबर, प्लस 2ar cos थीटा। ये पैरेललोग्राम का जो रूल है उसके ऊपर से भी आप लोग ये समझ सकते हैं, r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। सिमिलरली R2 स्क्वायर इज R से अगर मैं देखूं तो R2 स्क्वायर लार्जर है एज कंपेयर टू R, बराबर। तो इसमें मुझे R2 स्क्वायर को रिप्रेजेंट करना है तो R स्क्वायर में कुछ ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर, बराबर।
इधर मुझे r1 स्क्वायर जो है ना वो r1 स्क्वायर में से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि r1 स्क्वायर जो है वो छोटा है ना, r1 स्क्वायर छोटा है, r2 स्क्वायर उससे लार्जर है। सो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा, बराबर। सो टेकिंग r स्क्वायर एज अ कॉमन फैक्टर, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, इधर नहीं था फिर भी कॉमन निकाला, सो a स्क्वायर बाय r स्क्वायर माइनस 2a, एक r था एक और निकाला तो एक को डिवाइड करना पड़ेगा, 2a cos थीटा अपॉन r, ये हो गया। अब अगर मुझे इसमें से 1 अपॉन r1 चाहिए, बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ओवर हियर, तो मुझे 1 अपॉन r1 चाहिए ना, तो एक तो क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, एंड सेकेंडली मुझे उसका रेसिप्रोकल भी लेना पड़ेगा। तो r स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट जो है वो r हो जाएगा, और उसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन r आ गया। फिर ये वाला टर्म, ये जो पूरा ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में से जो भी ब्रैकेट बचा उसका अगर मैं -1/2 पावर दे दूं, दैट मीन्स आई हैव टेकन द स्क्वायर रूट एंड आई हैव मेड इट रिवर्स ऑल्सो, रेसिप्रोकल भी कर दिया उसका। नाउ अब यहाँ पर a स्क्वायर बाय r स्क्वायर जो है दैट टर्म विल बी वेरी स्मॉल। वाई? क्योंकि यहाँ पर बताया था हमने कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, और ये डिस्टेंस बहुत लार्ज होगा। ये कुछ एंगस्ट्रॉम के अंदर होगा a, एंड डिनोमिनेटर r जो है वो सेंटीमीटर में होगा। सो एज द न्यूमरेटर इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, दिस एंटायर टर्म कैन बी निग्लेक्टेड, उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होगी। इसलिए यहाँ पर हम लोग रीजन लिखेंगे a क्वाइट लेस देन r, दैट्स वाई। अब ये वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे और इधर खाली सेकेंड जो लास्ट टर्म है वो लिख देंगे, 2a cos थीटा अपॉन r रेज टू -1/2। सिमिलर थिंग यहाँ पर कर सकते हैं हम लोग, r स्क्वायर जो है वो r स्क्वायर को कॉमन निकाला, दिस वुड बी 1 प्लस a स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा अपॉन r, और 1 अपॉन r2 वुड बी 1 अपॉन r1 प्लस 2a cos थीटा अपॉन r रेज टू -1/2। Now we can substitute this and this 2 and 3 into 1। सब्सटीट्यूट करने से पहले हम लोग इसको, ये जो इसका है -1/2 पावर है, उसकी वजह से हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन इसका कर लेते हैं। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आफ्टर दिस सेकेंड वाला जो है, अभी हम लोग बाद में इसको नंबर दे देते हैं। सो 1 अपॉन r1 वुड बिकम 1 अपॉन r1 वुड बी 1 अपॉन r जो है वो तो एज इट इज, और यहाँ पर 1, फिर क्या होता है, ये जो पावर होता है ना वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, फिर आगे वाले टर्म्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल हो जाते हैं। सो वी कैन नेग्लेक्ट दोस टर्म्स, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ही खाली लिखेंगे जिसके अंदर इस ये वाली जो पावर है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस, देन -1/2 एंड 2a cos थीटा अपॉन r। So this will be 1 upon r, 1 minus plus 2 gets cancelled out, a cos theta upon r, and similarly 1 upon r2 would be, इसी के जैसे हम लोग लिख सकते हैं 1 upon r1, जहां पर माइनस चल रहा था वो अब हो गया है प्लस, तो जहां पर प्लस चल रहा है वो अब माइनस हो जाएगा, माइनस a cos थीटा अपॉन r, बराबर। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन भी हमने कर दिया। नाउ वी विल सब्सटीट्यूट दीज टू वैल्यूज 2 and 3। 2 and 3 को इधर सब्सटीट्यूट कर दें, फ्रॉम 1, 2 and 3 v equals to kq 1 अपॉन r इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया, फिर ये ब्रैकेट बचा 1 प्लस a cos थीटा अपॉन r, और इधर बचा ये माइनस है तो -1 माइनस प्लस a cos थीटा अपॉन r,
So +1 -1 gets cancelled out. This would be only KQ by R और ये हो जाएगा 2A cos theta upon R. Now फर्स्ट चैप्टर अगर याद है तो 2AQ is डाइपोल मोमेंट P, तो 2AQ को साथ में लिख के वो बना देते हैं P, KP नीचे हो जाएगा R² और ये आ गया cos थीटा. रीजन लिख देते हैं 2AQ इक्वल्स टू P डाइपोल मोमेंट. तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन आ गया फॉर कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग पॉइंट जो है ना P पॉइंट उसको कंसीडर कर सकते हैं. एंड ड्यू टू दैट हाउ मच वुड बी द पोटेंशियल, वो उसका ओरिएंटेशन कैसे है, थीटा मतलब क्या है इन दोनों के बीच का R और ये इसका ओरिएंटेशन जो है वो और ये डिस्टेंस उनके बीच का एंगल वो कैसे है, पॉइंट यहाँ पर हुआ या यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है. तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में पॉइंट का ओरिएंटेशन कैसा है वो डिसाइड करेगा कि पोटेंशियल कितना मिल रहा है और कितने दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, उसके ऊपर से ये मिलेगा. सो नोट डाउन दिस. ये अभी जनरलाइज्ड फॉर्मूला आया, फिर हम लोग स्पेशल केसेस हैं एक्सिस और इक्वेटर के ऊपर वो डिस्कस करते हैं. पहले इतना लिख लो. Now the formula that we have derived for electrostatic potential due to dipole is V equals to Kp cos theta upon R². Now let's say the point P is on the axis of the dipole. So first thing, on the axis of dipole. Axis of dipole अभी हमने क्या बताया, ये प्लस Q ये माइनस Q चार्ज है. एक्सिस मतलब क्या हो गई, उनमें से पास होने वाली लाइन, बराबर. तो ये एक्सिस के ऊपर जो P पॉइंट है ना, जो P पॉइंट अभी हमने यहाँ पर कंसीडर किया था उसको यहाँ पर हम लोग ले लेंगे. इट मे बी ओवर हियर और ओवर हियर, कहीं पर भी हो सकता है, बराबर, पूरी लाइन के ऊपर. तो एक्सिस के ऊपर होगा तो हमने तो एंगल कैसे बनाया था, ये वाला था P पॉइंट जब यहाँ पर था. तो नाउ अगर इसको खींच के मैं ऐसे लेके आई तो ये एंगल क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, बराबर. डाइपोल मोमेंट जो होती है वो कहां से कहां तक की होती है, P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है. तो इस डायरेक्शन से अभी हम लोग जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो डिस्टेंस ऐसे लिया, तो उनके बीच का एंगल, तो ये अगर पॉइंट P यहाँ पर है देन द एंगल वुड बी 180 पाई, और जो P पॉइंट है वो अगर यहाँ पर लिया तो वो 0 हो जाएगा. P की डायरेक्शन R की डायरेक्शन दोनों एक, बराबर. तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल थीटा वुड बी ईदर 0 और 180. So substituting these two values turn by turn we get Kp cos 0 upon R². Cos 0 is 1 Kp by R², and if you take theta as pi then it would be Kp cos pi. Cos pi is -1, so that will be Kp by R². So combinedly you can write V on the axis of dipole would be either plus or minus Kp by R². See note के एक्सिस के ऊपर जो V है वो V हमेशा R² से इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है, ये हमें यहाँ पर मिल रहा है. सेकेंडली V एक्सिस is proportional to 1 upon R², ये भी लिख दिया. Now suppose the point is on the equator. इक्वेटर मतलब कहां पर होगा, यहाँ पर मिड पॉइंट और बाइसेक्टर, ये P पॉइंट यहाँ पर होगा. तो उस केस में ये एंगल क्या बनेगा, थीटा बनेगा. R एंड P के बीच का डिस्टेंस 90 बनेगा, बराबर. थीटा वुड बी 90. So theta equals to 90 degree. So V equals to Kp cos 90 upon R² and cos 90 is 0. So V equator equals to 0 always. वैसे भी समझ में आ सकता है, ये डिस्टेंस सेम, ये डिस्टेंस सेम. एक की वजह से V जो होगा वो प्लस में आएगा, दूसरे की वजह से V होगा वो माइनस में आएगा, तो वो 0 कर देगा. उसके ऊपर से भी समझ में आता है. सो V इक्वेटर इज इक्वल्स टू 0. तो ये स्पेशल केसेस हो गए, ये नोट कर लो.
इनके ऊपर से एमसीक्यू जो है वो भी बनते हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं। सिंपली आप लोगों को एक्सिस के ऊपर फाइंड करने के लिए बोल दिया, या एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट्स बता दें कि एक्सिस के ऊपर इतने डिस्टेंस पे इतना है, और डाइपोल मोमेंट शायद दे दी हो तो दूसरे डिस्टेंस के ऊपर कितना होगा। सो यू नो कि यहाँ पर ये v जो है वो v आपको ये डिस्टेंस से r² से प्रोपोर्शनेट है, तो 3 वैल्यूज अगर दे दी तो 4th वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बराबर। चलो ये नोट कर लो। Also we will look at a few noteworthy points regarding this topic. So noteworthy points, ये जो टॉपिक हमने अभी स्टडी किया ना उसमें से हमने क्या क्या स्पेशल चीजें जो है वो नोट की। तो फर्स्ट चीज क्या थी कि v जो है ड्यू टू डाइपोल डज नॉट सोलली डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस। खाली हम लोग अगर पॉइंट चार्ज लेते तो पॉइंट चार्ज के लिए तो क्या था KQ/R, ये फॉर्मूला था। तो पॉइंट चाहे कहीं पर भी हो, मैं यहाँ पर चार्ज ले लेती हूँ, फिर मैं R डिस्टेंस वाला पॉइंट इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, इधर ले लूँ, हर जगह पर R ही अगर डिस्टेंस है देन द पोटेंशियल वुड बी सेम, बराबर। बट अगर मैं यहाँ पर डाइपोल कंसीडर करूँ तो फॉर डाइपोल इट वोंट हैपन। डाइपोल के लिए हमारे पास क्या आया, डाइपोल के लिए वो P v इक्वल्स टू क्या था, KP cos थीटा अपॉन R²। तो मतलब कि थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाट इज थीटा? थीटा मतलब कि P डाइपोल मोमेंट एंड डिस्टेंस उनके बीच के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। सो फॉर डाइपोल द पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिपेंड्स upon the angle between dipole moment and the distance of the point or the position of the point. Position of the point. Second point, in the first chapter we had seen that E equator या तो E axis था, वो क्या था डाइपोल के लिए 1/r³ से वेरी होता था, बराबर। एक्सिस या इक्वेटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी होता था, जबकि v जो है वो हमें क्या मिला, 1/r² से वेरी होता हो वैसा मिल रहा है। तो ये भी इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर, and in the next lecture we will be looking at the equipotential surface and the relation between electric field and electrostatic potential.